नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। साथियों, अक्टूबर 2025 का पार्ट 2 छूटा था, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसके बाद नवंबर पार्ट 2 का नंबर आएगा क्योंकि उसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो पार्ट 2 हम लोग उसको भी इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, और फिर आपका सिलसिला बढ़ते बढ़ते दिसंबर तक पहुंचेगा। चलिए, तो एमजेटी ऐप पर आप जाकर के इसकी क्विज सॉल्व कर सकते हो, सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सभी महीने की, और लेटेस्ट पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पर सबसे पहले पीडीएफ आपको भेजी जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मालदीव निम्न में से किस बीमारी से के माँ के बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो मालदीव में अभी 3 बीमारी से मुक्त पाया गया है कि माँ से बच्चे में अब संचरण नहीं होगा। कौन कौन सा है? HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन 3 बीमारियों से अब माँ से बच्चों में संचरण नहीं हो रहा है मालदीव में। ठीक है ना, तो ट्रिपल एलिमिनेशन ये लक्ष्य भी रखा था इन्होंने, और इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इसे ट्रिपल एलिमिनेशन कहते हैं इन 3 रोग से जो होते हैं। अब HIV आप जानते हो, एड्स से बनने वाला वायरस होता है, एड्स का कारण। हेपेटाइटिस बी जिगर को प्रभावित करने वाला वायरल संक्रमण होता है। सिफिलिस जो होता है एक जीवाणु जनित यौन संक्रमण होता है, बिना इलाज के भ्रूण में गंभीर जटिलताएं पैदा करता है। ठीक है जी। अक्टूबर 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी का 45वां जीटेक्स ग्लोबल कहाँ पर हुआ? तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर कोई समिट की बात आए ना, तो सबसे पहले आपकी नज़र जानी चाहिए यूएई है कि नहीं। यूएई है तो ठीक है, नहीं तो लंदन देखना। ठीक है ना, पहला आप यूएई में जाना। तो यूएई की दुबई जो वहाँ की एक सिटी है, वहाँ पर आयोजित हुआ जीटेक्स ग्लोबल। ठीक है ना, एआई पर समिट अभी तक जहाँ पर जितनी भी हुई हैं उसमें मैक्सिमम या तो यूएई में हुई हैं, सेकंड पोजीशन पर लंदन है, वहाँ पर हुई हैं। तो देखो यहाँ 13 से 17 अक्टूबर तक 45वां जीटेक्स ग्लोबल सम्मेलन हुआ। जीटेक्स मतलब गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। ठीक है, 180 से अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी अपनी एआई से रिलेटेड चीज़ें दिखाई। भारत की भी 237 भारतीय कंपनियां यहाँ पर गई हुई थी। अगला, वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फिक्की हर साल अपना एक अध्यक्ष नियुक्त करता है 1 साल के लिए। तो 2025-26 के लिए इस बार जो नियुक्त किए गए हैं वो है कौन? अनंत गोयनका। अनंत गोयनका जी गोयनका से हैं, है ना, गोयनका ग्रुप से है। तो ये आरपीजी समूह के उपाध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ की 98वीं वार्षिक जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें इनको नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन अग्रवाल की जगह पर आएंगे जो पिछले साल के लिए थे। तो अब आपको अनंत गोयनका का नाम याद रखना है। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, स्थापना 1927 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसके महासचिव हैं ज्योति विज, संस्थापक घनश्याम दास बिरला जी थे। अगला, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा की है? फ्री वीजा। तो अक्टूबर 2025 में फ्री वीजा सिस्टम शुरू किया गया है मंगोलिया के लिए। मंगोलिया के नागरिकों के लिए हुआ है। मंगोलिया के राष्ट्रपति से अभी मुलाकात हुई थी पीएम मोदी की। वहाँ के राष्ट्रपति हैं खुरेलसुख उखना। ये आए थे भारत में, और दोनों देश मंगोलिया और भारत के बीच में 70 वर्ष हो गए थे राजनयिक संबंध स्थापित होने के। राजनयिक संबंध क्या होता है? मतलब कि आप समझ लो कि वहाँ पर अपनी एम्बेसी खुल जाना, उनकी एम्बेसी यहाँ पर खुल जाना, और औपचारिक संबंध स्थापित हो जाना, एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेना, यही होता है राजनयिक संबंध। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके 1-2 साल बाद, 4 साल बाद मंगोलिया ने भारत को रिकॉग्नाइज कर लिया था। बहुत सारे देशों ने उसी वर्ष यानी 1947 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, बड़े बड़े देशों ने। ठीक है, तो यही होता है कि राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ले लो, अभी अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान नहीं रहा, अब वो तालिबान हो गया है। तो तालिबान को एज ए कंट्री अगर हम लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे तो वहाँ एम्बेसी पहले खोलेंगे, वहाँ एम्बेसी अपना होगा, फिर उनकी एम्बेसी यहाँ पर खोलेंगे, तो वो एक औपचारिक संबंध हो जाएगा, राजनयिक संबंध हो जाएगा। तभी कहा जाएगा इस वर्ष से तालिबान से राजनयिक संबंध शुरू हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब शिक्षा, रक्षा, सांस्कृतिक सहयोग, इससे क्षेत्रों पर बातचीत भी हुई। 10 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी भी की गई। रणनीतिक साझेदारी अलग है, राजनयिक साझेदारी अलग है। ठीक है, रणनीतिक मतलब कि मिल करके कैसे आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे, रणनीति बनाएंगे। यूनेस्को ने कहां पर चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला आभासी संग्रहालय शुरू किया? चोरी की गई वस्तुओं का पहला आभासी संग्रहालय यानी वर्चुअल संग्रहालय। चोरी की गई मतलब कि दुनिया भर से चुरा चुरा करके लाई गई वस्तुएं,
उनका एक वर्चुअल म्यूजियम होगा। मतलब अब तो वो चोरी हो गई हैं, तो उनका वर्चुअल ही अगर कोई रूप है तो वो दिखा दिया जाए, लोग संतुष्ट हो जाए, हाँ ये भी चीज़ हुआ करती थी। वैसे यूनेस्को जहाँ पर है सबसे ज़्यादा चोरी भी वहीं के लोग कर दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस, ठीक है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो यूनेस्को ने अभी इसके लिए अभी स्पेन में, कहाँ पर, स्पेन में, स्पेन के बार्सिलोना में चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला आभासी सम्मेलन कराया था। तो इसका शुभारंभ सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को का विश्व सम्मेलन के तहत किया गया। इसके नए महानिदेशक बने हैं यूनेस्को का, याद रखना, खालिद अल एनानी। ये आंद्रे अजोले की जगह पर आए हैं, इनका नाम याद रखना। नए अध्यक्ष हैं, पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसको आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक, मतलब एक तो होता है डायरेक्टर जो कि क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया के बाद दूसरे नंबर वाला जो पद होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो उस पर अब तक गीता गोपीनाथ थी, भारत की थी, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। पद जब उन्होंने छोड़ दिया और अब दूसरे बाद कौन नियुक्त किए गए? डैन कैट्स नियुक्त किए गए। और ये अब पहले उप प्रबंध निदेशक, मतलब कि फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर भी कह सकते हो। तो गीता गोपीनाथ अगस्त में छोड़ दी थी अपना काम। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। आईएमएफ छोटे टर्म के लिए लोन देता है, छोटे समय के लिए। वर्ल्ड बैंक का ही एक यूनिट ये भी है एक प्रकार से। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, और लंबे समय के लिए लोन देना है तो उसका कम इंटरेस्ट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन ये जल्दी लोन दे देता है। वर्ल्ड बैंक जल्दी लोन नहीं देता है। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर अला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो, थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से, इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है, और ये आपको मिल रहा है एमजेटी ऐप पर। फटाफट से जाइए एमजेटी ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए। अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज यूज़र हो, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी यूपीआई पेमेंट के बाद। 7235939467 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो यूपीआई के जरिए भी आप ले सकते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयघात के कारण निधन हो गया? किस राज्य के कृषि मंत्री थे और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये थे साथियों गोवा के। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनका कार्यकाल एक बार 1991 से 93 तक था, फिर 94 से 94 अप्रैल से अप्रैल 6 दिन के लिए था। तो सबसे कम दिन का कार्यकाल का अधिकार इन्हीं के नाम था शायद। तो ये कृषि मंत्री भी थे वर्तमान में, और इनका निधन हो गया है 79 ईयर की एज में। और इन्होंने शुरुआत महाराष्ट्रवादी गोमंत पार्टी से की थी, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, और लास्ट में ये बीजेपी के सदस्य बन गए। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 आयोजित किया गया? तो समुद्र शक्ति 2025 ये आयोजित किया गया। किसके किसके बीच होगा भाई? समुद्र शक्ति जो होती है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। अगर केवल शक्ति पूछा जाता तब आप भारत फ्रांस लगाते। शक्ति, अरुण, वरुण, ठीक है, वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स ये होता है फ्रांस के बीच। लेकिन समुद्र शक्ति जो होता है ये होता है इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। हरिमो शक्ति पूछा जाए तो मलेशिया के बीच होता है, भारत मलेशिया। तो ये विशाखापत्तनम भारत में हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 14 से 17 अक्टूबर, 5वां संस्करण था, 2018 से शुरू किया गया था। अगला, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के लिए निर्वाचित किया गया? तो भारत एक बार फिर से यूएनएचआरसी के लिए निर्वाचित किया गया है। इस बार इसे 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। कब से कब तक के लिए? तो 1 जनवरी 2026 से कार्यकाल शुरू होकर के ये 31 दिसंबर 2028 तक कार्यकाल रहेगा।
यूएनएचआरसी जो है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए एक काउंसिल है और यूएन की काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन की काउंसिल है, तो देखती है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स कहाँ पर ठीक तरीके से काम हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं, कहाँ पर नहीं। तो लगातार 2 कार्यकालों के बाद एक अनिवार्य अंतराल की आवश्यकता होती है, इसलिए 2025 में भारत को ब्रेक मिला और अब जो है ये फिर से कार्यकाल अपना पा गया है। 2006 में यूएनएचआरसी की स्थापना हुई थी। अगला, भारत में सर्वाधिक प्रभावित नक्सल जिलों की संख्या 6 से घटकर अब कितनी रह गई है? तो 6 नक्सल प्रभावित संख्या अब आ गए थे, अब उससे भी घट करके संख्या हो गई है 3। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे। देखना होगा वो टारगेट लेकर के चल रहे हैं, होता है कि नहीं होता है, लेकिन अभी के टाइम पर केवल 3 छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर, यही अभी सभी से अधिक प्रभावित हैं, बाकी और घट गए, हट गए, ठीक है ना। तो देश के कुल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घट करके 11 हो गई है। इनमें से जो सबसे गंभीर हैं उन मामलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई है, जहां पर सबसे ज़्यादा गंभीर मामले में नक्सलवादी रहा करते थे। आपने देखा पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर के लोगों ने सरेंडर किया और हथियार त्यागे। सरकार उसमें ऑफर भी दे रही है, बहुत सारी चीज़ें, नौकरियों का भी ऑफर देती है, मुआवजे भी देती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। तो इन सब का मतलब लालच भी दिया जाता है और कुछ पावर भी दिखाया जाता है सरेंडर करवाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा, ये किसको? ये दिया जाएगा इजराइल के द्वारा। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की बात की है। अभी मैं आज का अपडेट बताऊं, क्योंकि ये तो अक्टूबर का है, दिसंबर में जब आओगे तब तक आप देखोगे कि 5 दिसंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है फीफा का पीस प्राइज़, फीफा का पीस प्राइज़, शांति पुरस्कार। अब देखो ट्रंप जो है ना, इन्होंने कहा अपनी ज़िंदगी में हमने सब कुछ पा लिया है, अब हमको चाहिए सम्मान, हमको चाहिए कुछ ऐसा चीज़ जिससे हमारे जाने के बाद दुनिया हमको याद रखे, क्योंकि अब जानते हैं लास्ट टर्म है प्रेसिडेंट का उनका। तो वो क्या कर रहे हैं, अब पुरस्कार बटोर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पर वो लग गए थे कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, हर कुछ कर्म कर डाले, लेकिन नहीं मिला। फिलहाल उन्होंने फीफा से कह करके ज़बरदस्ती एक नया ही पुरस्कार सृजित करवा लिया और फीफा शांति पुरस्कार ले लिया। ऐसे ही अब और भी जहाँ देश में जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं कि सम्मान दो अब हमको, अब भाई को चाहिए सम्मान। तो भाई को सम्मान देने के लिए इन्होंने कहा ठीक है अब मिलता है इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, इजराइल का सबसे बड़ा सम्मान। इसके पहले ये जब मिस्र गए थे और मिस्र से गए थे तो मिस्र ने कहा चलो ठीक है हम अपना वाला भी दे देते हैं, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र का भी मिल चुका है इनको, ठीक है। तो 2 पा गए और एक फीफा वाला पा गए, तो 3 हो गया इनका, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें कि कौन से नेता को सर्वाधिक मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे ऊपर आता है। 26 से ज़्यादा देशों ने इनको अपना अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हुआ है। विश्व में किसी भी लीडर जो नेता है, खास करके राष्ट्राध्यक्ष टाइप का, उसको मिलने वाला ये सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला सम्मान है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास इन रोकन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इन रोकन जो है ये एक्सरसाइज भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ, यानी इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये रोकन जो लिखा है ना, इसको आप ध्यान से देखोगे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, IN मतलब इंडिया, तो इनके बीच में हुआ। ये कहाँ हुआ? बुसान में, ये दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया है और 13 अक्टूबर को आयोजित किया गया दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। तो बंदरगाह चरण और समुद्री चरण दोनों ही चरण हुआ। आप जानते हो नेवल एक्सरसाइज मैक्सिमम 2 चरणों में ही होता है। भारत को कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्प, इसकी द्वारा जारी की गई वैश्विक भूख सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? ये जो है ना कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्प, यही जारी करता है विश्व भूख सूचकांक। तो इसमें भारत को इस बार मिला है 102वां स्थान, 102वें स्थान पर भारत है ओवरऑल दुनिया में भूख सूचकांक में, भूखमरी सूचकांक में। भारत को स्कोर मिला है 25.8, इसे सीरियस कैटेगरी में, गंभीर श्रेणी में रखा गया है। मौजूदा दर से देखिए 2030 तक शून्य भुखमरी का लक्ष्य हासिल करना है इसका दुनिया भर में, ठीक है। लेकिन अब ये रिपोर्ट ही जारी कर सकते हैं, बाकी तो देश की सरकारें ही मैनेज करेंगी। 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर था 2024 में, इस बार 102वें स्थान पर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये होती है ना कि ये लोग भुखमरी सूचकांक में भारत को ऐसे ऐसे देश के पीछे रखते हैं जहाँ पर
साफ साफ दिखता है कितनी गरीबी कितनी भुखमरी है, लेकिन पता नहीं क्या ये इनका वो होता है, तरीका होता है इनका कैलकुलेशन का या पैमाना होता है, जिसकी वजह से ये भारत को इतना नीचे दिखाते हैं रैंकिंग में, हर एक रैंकिंग में। ये यूरोपियंस जो है ना, अगर यहाँ पर कुछ हो भी रहा होगा, फोटो भी खींचेंगे ना, कोई आयोजन हो रहा होगा तो उसमें दिखा देंगे कि कोई गरीब जो है वो लेकर के कोई बोरी लेकर जा रहा है, तो उसके बैकग्राउंड में वो आयोजित हो रहा है तो उसको दिखा देंगे। मतलब ऐसी फोटो देख करके इंतजार करते हैं कि वो आए, पास हो, उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचे और फिर उसको जा करके वहाँ प्रचार प्रसार करें, जिससे एक इमेज ये भी जाए कि भारत में देखो कितनी गरीबी है। खैर, हाल ही में कौन 8,000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? 8,000 से ज़्यादा ऊंचाई वाली 9 चोटियाँ दुनिया की चढ़ लिया है। किसने चढ़ा है इसको? चढ़ा है किसने? इसको चढ़ा है भारत थम्मीनेनी ने। भरत थम्मीनेनी इससे पहले 8 जब चढ़े थे ना, तब भी रिकॉर्ड बना था, अब 9वीं चोटी भी चढ़ गए हैं। ऐसी चोटियाँ जिनकी ऊंचाई कम से कम 8,000 मीटर से ऊपर है। ठीक है, तो माउंट चोयू पर इन्होंने चढ़ाई कर ली है। ये भरत थम्मीनेनी आंध्र प्रदेश के कुरनूल से हैं, इसको याद रखना। ये वो 9 चोटियाँ हैं जो 8,000 मीटर से ऊपर की हैं, आप इसमें देख सकते हो। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है 8,848.86 मीटर की, जो कि सागर माथा के नाम से जानी जाती है और नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगीतकार ने अपने प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के लिए गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया? प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन, ये संगीतकार हैं AR रहमान। इन्होंने अपनी ये जो नई आई हुई आने वाली है एल्बम प्रोजेक्ट, उसके लिए गूगल का क्लाउड के साथ समझौता किया है। AI पावर्ड ये मेटा ह्यूमनाइट डिजिटल अवतार बैंड होगा और ये AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान का के द्वारा ये किया जाएगा। मशहूर कंपोजर हैं, संगीतकार रहे हैं, 2 बार ऑस्कर जीते हुए, 1 गोल्डन ग्लोब जीते हैं, 2 बार ग्रैमी जीते हैं, 1 बाफ्टा भी जीत चुके हैं ये। ठीक है, इनको मद्रास का मोजार्ट भी कहा जाता है, ये नाम भी याद रखना। अगला देखते हैं, हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये आयोजित किया गया कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो चंडीगढ़ में 6 से 9 अक्टूबर को आयोजित हुआ विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ओके, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के। हाल ही में माइकल रंड्रियानिरिना को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? माइकल रंड्रियानिरिना ये बन गई हैं अभी मेडागास्कर की नई प्राइम राष्ट्रपति। ठीक है, मेडागास्कर आप जानते हो ना, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पास में एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा निकला हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि मेडागास्कर जो है इसी से टूट करके भारत आकर के इधर एशिया में जुड़ा हुआ है। खैर, मेडागास्कर यहाँ पर है अफ्रीका में और अफ्रीका का ही महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है, हालांकि उससे अलग में है। लेकिन यहाँ पर एक सैन्य तख्तापलट हुआ और उसके बाद नई राष्ट्रपति बनी है, एंड्रिया रोजिलिना की जगह पर आई माइकल रंड्रियानिरिना आए हैं। ठीक है, कर्नल हैं ये। तो इनको देखो, मेडागास्कर को AU ने निलंबित भी कर दिया था, अफ्रीकन यूनियन ने। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल भी कराया गया और भारत में ही जब आयोजन हुआ था तब भारत ने शामिल किया था। हाल ही में किसको एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी एसोचैम इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा ये यूनो मिंडा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संजय नायर की जगह पर आए हुए हैं। एज एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO रहे अमिताभ चौधरी को इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है निर्मल कुमार मिंडा को। एसोचैम में भी हर साल एक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला, अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी? सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य ये बन गई हैं अक्कई पद्मशाली। ये ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता हैं और इनको सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर नियुक्त किया गया है। तो ये क्या करेंगी? ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति का मसौदा तैयार करने में सरकार की हेल्प करेंगी। ओके, न्यायमूर्ति आशा मेनन जो हैं ये इस समिति की अध्यक्ष हैं, इस समिति में इनको दिया गया है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरा लिंग के रूप में मान्यता देने का ये काम करेंगी। आने वाले दिनों में जो भी फॉर्म, जो भी वैकेंसी आएगी उसमें थर्ड जेंडर वाला भी ऑप्शन आएगा मस्ट रूप से। चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई है? सबसे पहली बार कोई आया है तीरंदाजी में मेडल इस लेवल पर, तो आया है वो कांस्य मेडल और उसको जीता है किसने? ज्योति सुरेखा वेन्नम ने।
भारत की ये तीरंदाज हैं और इन्होंने पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनने का अपने ऊपर रिकॉर्ड बनाया है। चीन के नानजिंग में ये हुआ था आयोजन, ठीक है ना। अक्टूबर 2025 में अयोध्या में लगभग कितने लाख दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो हर साल अयोध्या दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बनता है। इस बार 26.17 लाख दीप जल करके एक नया रिकॉर्ड बना है। देखिए 26,17,215 दीप जले हैं टोटल काउंटेड। तो 9वां दीपोत्सव आयोजित हुआ 56 घाटों पे जहां दिए जलाए गए और भव्य दीपोत्सव हुआ अयोध्या में दिवाली के अवसर पर। और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। पहला जो है 2128 वैदिक विद्वानों ने एक साथ विशाल महाआरती करा, दूसरा ये द्वीप जलाने। तो 2 एक रिकॉर्ड बने हैं गिनीज का और दोनों में एक साथ शामिल हुआ है। अगला, भारत ने फिडे विश्व कप 2025 का लोगो और सॉन्ग जारी किया है। इस सॉन्ग को किस प्रसिद्ध सिंगर द्वारा गाया गया है? फिडे विश्व कप, ये शतरंज का विश्व कप होता है, भारत में आयोजित होगा और इसके लिए गाना दलेर मेहंदी से गवाया गया। दलेर मेहंदी जो प्रसिद्ध सिंगर हैं भारत के, तो गोवा में एक समारोह आयोजित करके इसमें ये इनका ऑफिशियल सॉन्ग जारी किया गया है, ठीक है ना, फिडे का। अगला, अक्टूबर 2025 में भारत ने तीव्र हमला अभियानों के लिए कितनी भैरव बटालियन का गठन किया? तो टोटल 25 भैरव नई बटालियन का गठन किया गया है। अब 25 नई भैरव बटालियन जो होंगी ये और तेज क्विकली रिस्पांस करेंगी। और भैरव बटालियन आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नई प्रकार की बटालियन बनाने की मांग उठी जो ऑल इन वन हो। ऑल इन वन मतलब उसके पास हर प्रकार की सुविधा फैसिलिटी हो, लैस हो और वो क्विक रिस्पांस करे। तो ये भैरव बटालियन बनेगी, स्पेशल बटालियन जो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तीव्र और उच्च प्रभाव वाले सामरिक अभियानों के लिए डिजाइन की गई है। तो शुरुआत में तो 5 बना था बटालियन, लेकिन अब 25 और भैरव बटालियन गठित कर दिया गया है। इसमें अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन, निगरानी प्रणालियां ये सब लैस होती हैं। अगला, हाल ही में भारत जापान समुद्री अभ्यास जाइमैक्स 2025 इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जाइमैक्स इस बार था इसका 9वां संस्करण। 16 से 18 अक्टूबर इसका समुद्री चरण हुआ और उसके बाद बंदरगाह चरण 21 अक्टूबर से हुआ। तो जापान की योकोसुका में आयोजित हुआ था। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, इसके अलावा सिन्यू मैत्री, मालाबार, जैमैक्स ये सब आयोजित होता है। मालाबार हालांकि ये क्वाड कंट्रीज के बीच होता है, इसमें 4 देश रहते हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला, किस राज्य को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया? अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य ये घोषित हुआ है केरल। केरल अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित हो चुका है। 1 नवंबर 2025 से राज्य के स्थापना दिवस पर यहाँ इसकी घोषणा की गई, वहाँ के सीएम पिनराई विजयन के द्वारा। 2021 में इन्होंने अत्यधिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया था और देश भर और राज्य भर में अत्यधिक गरीबों को उत्थान किया गया और जिससे अत्यधिक गरीबी मुक्त हो गया केरल, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य में निंगोल चकोबा महोत्सव मनाया गया? निंगोल चकोबा महोत्सव यह आयोजित कहाँ होता है? मणिपुर में। मणिपुर में निंगोल चकोबा होता है। मैतेई समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार होता है। मणिपुर के बहुत सारे त्यौहार होते हैं जैसे संगाई, गान नगाई, कूट महोत्सव, नंगोल चकोबा, चुम्फा, सिरुलिली, संगाई, नाता संकीर्तन, संतरा महोत्सव, ठीक है ना, ये सब होते हैं यहाँ पर। अगला, हाल ही में कहाँ पर 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आसियान भारत सम्मेलन ये हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में और मलेशिया में ही आसियान समिट भी हुआ था। आसियान समिट में इस बार ट्रंप गए थे हिस्सा लेने, पीएम मोदी नहीं गए थे। आसियान समिट के साथ साथ ही आसियान भारत समिट भी होता है। आसियान मतलब समझते हो ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो ये 10 देशों का ग्रुप था, अब इसमें एक और देश जुड़ गया है, तो अब ये हो गया है टोटल 11 सदस्यों वाला देश, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इसका 47वां आसियान टोटल समिट था, मतलब आसियान का 47वां था, लेकिन आसियान और भारत का ये 22वां था, ठीक है। तो कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। तो देखिए 1967 में स्थापना हुई थी, जकार्ता में हेडक्वार्टर है। 10 थे, अब एक देश और जुड़ गया है और वो देश तिमोर लेस्ते है। कौन सा? तिमोर लेस्ते, सॉरी 11 नहीं, यहाँ 1 करो, ठीक है, टोटल 11। अगला, भारतीय मूल के किस इतिहासकार ने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता? ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक अवार्ड, बुक अवार्ड, इसको जीता है सुनील अमृत ने। सुनील अमृत ये इतिहासकार हैं, भारतीय मूल के हैं और इन्होंने द बर्निंग अर्थ
एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स नाम से एक पुस्तक लिखी है और इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला, ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड। जैसे सिनेमा के क्षेत्र में एकेडमी अवार्ड होता है, ऑस्कर कहते हैं, ऐसे ये पुस्तक लेखन साहित्य के क्षेत्र में एकेडमी अवार्ड है, लेकिन ये ब्रिटेन में दिया जाता है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN इसका 90वां सदस्य बना है? तो 90वां सदस्य बन गया है तुवालू। ठीक है, तुवालू। इससे पहले अर्जेंटीना शामिल हुआ था, अर्जेंटीना नहीं, अर्मेनिया शामिल हुआ था। अब यहाँ पर तुवालू शामिल हुआ है। ठीक है, तो अर्मेनिया ये 89वां बना था और तुवालू 90वां सदस्य बना है। IUCN आप जानते हो ना, IUCN जो है ये देखता है कि दुनिया भर में कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, कौन कौन सी प्रजातियां दुर्लभ हैं, कैटेगरी में बहुत ही दुर्लभ तरीके से मिल रही हैं, उनका संरक्षण किया जाए, इन सब के लिए ये है, इसलिए ये रेड लिस्ट वगैरह जारी करता है। तो खैर IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्थापना 1948 में हुई थी। ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की? अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट ये बनाएगा केरल। ठीक है, तो केरल बनाएगा, अरब सागर के नीचे वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को ये जोड़ेगा। तो कुल लंबाई इसकी 2.75 किलोमीटर रहने वाली है। 2672 करोड़ अनुमानित लागत बताया गया है। अप्रैल 2025 से सितंबर 2027 तक बन करके ये तैयार हो जाएगा। मात्र लगभग 3 ही किलोमीटर का होगा, लेकिन 16 किलोमीटर की सड़क को ये घटा करके रास्ता कर देगा 3 किलोमीटर। तो ये समुद्र के लगभग 35 मीटर नीचे रहने वाली है टनल। एक बार फिर से आपको बता दूं, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की जो ई बुक आई है उसको आप जाइए लीजिए। इसमें आपको चैप्टर वाइज कंटेंट मिलेगा। 5000 प्लस क्वेश्चंस है, Q&A माध्यम में है, ग्राफिक्स, टेबल, चार्ट, सब कुछ जहाँ पर जो ज़रूरत है सब दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वार्षिकांक की बुक जो आती है आप जानते हो, उसी का ई बुक संस्करण आया है। इस बार बुक नहीं आ रही है, इस बार ई बुक से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो MZT ऐप पर जाकर ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। और हमारे जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं इनसे आप अगर जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा प्रोसेस कि कहाँ से कैसे लेना है आपको ई बुक। इसको लीजिए और फटाफट से अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इस साल भर का कंटेंट को एक साथ एक जगह पर आप तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सखारोव पुरस्कार 2025 इस बार मिला है माजिया अमार ग्लोबली को और आंद्रेज पग्सगोबुट को। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को मिला है, यूरोपीय संसद ने इसको दिया है। यूरोपियन संसद के द्वारा ही पिछली बार मारिना कोरेना मचाडो को मिला था 2024 वाला, जिनको इस बार मिला है नोबेल पीस प्राइज। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल मारिया कोरेना मचाडो को सखारोव पुरस्कार मिला था यूरोपियन संघ द्वारा और इस बार उनको नोबेल मिला है पीस प्राइज। यहाँ पर आंद्रेज पग्सगोबुट और माजिया आमला ग्लोबली ये 2025 वाला पाई हैं। 50,000 यूरो की राशि दी जाती है। इसको सखारोव पुरस्कार को यूरोपियन यूनियन देता है, जबकि नोबेल पीस प्राइज को नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है, ओस्लो के द्वारा। ठीक है, तो ये बेलारूसी पुलिस पत्रकार हैं और आंद्रेज पग्सगोबुट। अच्छा, सखारोव पुरस्कार की शुरुआत 1988 में हुई थी और पहला वाला दिया गया था नेल्सन मंडेला को। ठीक है, नेल्सन मंडेला और अनातोली मार्चेंको को एक साथ पहली बार दिया गया था 1988 को। 2024 का देखिए मैंने लिखा भी है, मारियाना कोरोना मचाडो। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसे बोलीविया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो बोलीविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं रोड्रिगो पाज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी पूरा पार्टी का नाम है और ये बन गए हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज तूतो क्विरोगा को हराया हुआ है। बोलीविया की राजधानी सुक्रे होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये देश पड़ता है बोलीविया। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया? न्यूक्लियर कैपेबल, वो न्यूक्लियर ले जाने वाली नहीं, न्यूक्लियर से चलने वाली न्यूक्लियर पावर्ड ये मिसाइल है। रूस ने इसका परीक्षण किया है, नाम रखा है बुरेवेस्तनिक। ठीक है, तो ये 14,000 किलोमीटर तक ये 15 घंटे उड़ान रखी, उसके बाद भी ये चल सकती थी, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो मतलब आप समझ रहे हो कि कोई ऐसी मिसाइल अब बन गई है कि वो उड़ती ही रहेगी, उसकी रेंज ही नहीं लिमिट है, उसकी अनलिमिटेड रेंज होगी क्योंकि वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगी। अब तक आप जो न्यूक्लियर मिसाइल सुनते थे उसमें न्यूक्लियर वारहेड लगाने की बात होती थी कि वो न्यूक्लियर वारहेड लगा करके जाकर वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन करा सकता है, लेकिन ये न्यूक्लियर से एनर्जी से चलेगी, मिसाइल उड़ेगी न्यूक्लियर एनर्जी से। ये बनाया है रूस ने। तो ये परमाणु सक्षम भी है, साथ ही साथ ये परमाणु पावर्ड भी है।
तो असीमित रेंज इसकी होगी, अनलिमिटेड रेंज होगी। तो नाटो इसे SSC-X9 स्काईफॉल के नाम से भी जानता है। अगला, तो रूस ने परीक्षण किया है। रूस ने ही अभी अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर ड्रोन का भी परीक्षण किया है, ये भी याद रखना, वो भी न्यूक्लियर से चलेगा। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया गया? तो बजरंग सेतु जो है ये लक्ष्मण सेतु की जगह पर ही बनाया गया है, ये ऋषिकेश में बनाया गया है। ऋषिकेश में पहले लक्ष्मण झूला के नाम से था, ठीक है, लक्ष्मण झूला के नाम पर, और अब इसे बजरंग सेतु नाम दिया गया है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। इसी को और मॉडिफाई किया गया है, 70 करोड़ की लागत लगा करके 132 मीटर में किया गया है। तो एशिया में अपनी तरह का ये दूसरा ब्रिज है, ग्लास ब्रिज है, केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज है, ये भारत का पहला और एशिया का दूसरा, ठीक है। तो केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज ये है बजरंग झूला, बजरंग सेतु। अगला, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मोदीज मिशन, इसको किसने लिखा है? मोदीज मिशन पुस्तक लिखा है अभी किसने? बर्जेस देसाई ने। बर्जेस देसाई जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इन्होंने पीएम मोदी के ऊपर ये मोदीज मिशन नाम से पुस्तक लिखी हुई है। इस पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने किया है, जो अभी गुजरात के भी राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र का भी पद देख रहे हैं। अगला, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का क्या नाम है? दूसरे अस्थायी चंद्रमा मतलब कि पृथ्वी का चक्कर ये भी लगाने आएगा, कुछ ही समय के लिए आएगा, लेकिन पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और एक प्राकृतिक उपग्रह होगा, तो इसलिए पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बाकी तो नेचुरल कृत्रिम सैटेलाइट हम लोगों ने बहुत सारे लॉन्च कर रखे हैं, हजारों की मात्रा में। प्राकृतिक सैटेलाइट एक ही है चंद्रमा, ये दूसरा चंद्रमा होगा। इसका नाम होगा 2025 PN7। 2025 PN7 जो है नासा के द्वारा खोजा गया है और अर्ध चंद्रमा इसे कहा जा रहा है, क्वासी मून कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए ये छोटा एक क्षुद्रग्रह है, सूर्य की परिक्रमा करेगा, ये पृथ्वी जैसी करती है वैसे वो भी करेगा और पृथ्वी के साथ साथ चलते हुए करेगा। तो वैज्ञानिकों ने इसका अनुमान लगाया है कि 2083 तक पृथ्वी के निकट कक्षा में रहेगा और 19 मीटर की इसकी आकार है, लगभग एक सिटी बस के बराबर, और ये चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। जेनेट पेट्रो नासा के अध्यक्ष हैं। नासा की स्थापना 1958 में वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में कौन सा देश ऑफिशियल रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन या कहीं आसियान का 11वां सदस्य बना? मैंने अभी आपको बताया ना, आसियान का अभी समिट हुआ था 47वां कुआलालंपुर में, तो उसी में तिमोर लेस्ते को, ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते इसका नाम है दोनों, तो पूर्वी तिमोर को शामिल किया गया है आसियान के 11वें सदस्य के रूप में, ठीक है। तो 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। समावेशिता और स्थिरता इसकी थीम थी। ट्रंप आए थे, पीएम मोदी नहीं गए थे। और भारत और आसियान के बीच में जो सम्मेलन हुआ वो 22वां संस्करण था। अगला, तो 1999 में लास्ट बार कंबोडिया शामिल हुआ था। ये टोटल 11 देश हैं, इनको आप देख सकते हो, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना, आसियान। अगला, ये पूरा डिटेल दिया गया है, इमेज वगैरह, इसको आप देख सकते हो। हाल ही में किस देश की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो इसका नाम ही था CR-450, तो कैपेसिटी थी 450 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड हासिल करने की, हासिल की इसने 453, ठीक है ना, 450 से बढ़कर के 453। चीन ने इसको बनाया है, यह है CR-450। तो CR-450 अब बन गई है दुनिया की सबसे हाई स्पीड में चलने वाली ट्रेन, ठीक है, चीन की। तो नवीनतम पीढ़ी की ये बुलेट ट्रेन है, फोक्सिंग परिवार का हिस्सा ये भी है, अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अगला, पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? तो पीएम मोदी ने वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, यानी अगली साल हम लोग आसियान देशों के साथ मिलकर बहुत सारे समुद्री सहयोग भी करने वाले हैं, जिसमें ब्लू इकोनॉमी पर फोकस रहेगा, ठीक है। अगला, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव हुआ? उद्भव उत्सव जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नृत्य महोत्सव है, ये अभी आयोजित हुआ कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है, 20वां संस्करण था, 26 से 29 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। भारत और विदेश से 1000 से ज्यादा कलाकार इसमें शामिल हुए थे। आप जानते हो मध्य प्रदेश में और भी महोत्सव होते हैं, जैसे खजुराहो नृत्य महोत्सव हो गया, नवग्रह मेला, उज्जैन कुंभ मेला होता है, तानसेन संगीत महोत्सव होता है, मालवा उत्सव होता है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उत्सव है। जस्टिस सूर्यकांत ये भारत के कौन से नंबर मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो ये भारत के बन गए हैं 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी जगह पर आए हैं? BR गवई जी की जगह पर आए हैं, 53वें नंबर के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया बन गए हैं। 24 नवंबर को उन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया। ठीक है, BR गवई की जगह पर। इनका कार्यकाल रहने वाला है 9 फरवरी 2027 तक। अब सुप्रीम कोर्ट में ये न्यायाधीश के रूप में 24 मई 2019 को शामिल हुए थे। अगला, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नर्लिकर को। जयंत विष्णु नर्लिकर जी ये एक महान वैज्ञानिक थे। ये हॉयल नर्लिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिए थे हॉयल के साथ मिलकर के, हॉयल वैज्ञानिक थे वो भी। तो इनको मिला है विज्ञान रत्न पुरस्कार। ठीक है, इस बार जो विज्ञान पुरस्कार दिए गए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, उसमें विज्ञान श्री मिला है 8 वैज्ञानिकों को, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर मिला है 14 वैज्ञानिकों को, विज्ञान टीम पुरस्कार CSIR की अरोमा मिशन टीम को मिला है, और विज्ञान रत्न मिला है इनको नर्लिकर से साहब को, जयंत विष्णु नर्लिकर को। पहले केवल शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता था, फिर बाद में चल करके अब इसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किया गया और इसमें कई कैटेगरियां बना दी गई। ठीक है ना, चलिए अगला। हाल ही में किसको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत घोषित किया गया? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, तो इसके द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत ये नियुक्त किया गया है संजीव कपूर को। शेफ संजीव कपूर बहुत ही मशहूर शेफ हैं, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता भी हैं। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा टॉप क्लास का कृषि खाद्य अग्रदूत या कहें कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला। पाक कला में उनके योगदान के लिए 2017 में इनको पद्मश्री मिला था। अगला, हाल ही में 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसे कब से लागू किया जाएगा? तो इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। हालांकि ये लागू होने में समय लगेगा, लेकिन जब भी लागू हो जाएगा तो उसका पिछला जो बकाया एरियर है 1 जनवरी 2026 से, वो उसमें जुड़कर आएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू मानी जाएंगी 8वें वेतन आयोग की। वेतन आयोग क्या होता है? 8वां वेतन आयोग लाने से कितना सैलरी किसकी बढ़ेगी, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, आप सर्च कीजिएगा 8वां वेतन आयोग MZT एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। ज़बरदस्त वीडियो है, पूरा मैंने आपको फिटमेंट फैक्टर वगैरह सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला। निम्न में से किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस आप सबको बताने की जरूरत है नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, तो महिलाओं ने इनको पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 1931 के सत्र में कराची के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय संकल्प दिवस इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी और 1984 में। अगला, द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर भारत की पहली राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी राफेल में उड़ान भर करके इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले ये 8 अप्रैल 2023 को ये सुखोई 30 MKI में भी उड़ चुकी हैं और अब राफेल में भी इन्होंने उड़ान भरी है। तो ऐसा करने वाली 2 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं और पहली महिला राष्ट्रपति तो हैं ही, ऑब्वियस सी बात है। तो 29 अक्टूबर 2025 को इन्होंने अंबाला वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। किस देश के राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बनने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने? पॉल बिया बने हैं ये कैमरून के राष्ट्रपति। कैमरून एक देश है और इन्होंने अभी 92 वर्ष की उम्र में एक बार फिर से पॉल बिया को राष्ट्रपति चुना है कैमरून ने। 1982 से पॉल बिया यहाँ पर है। इनसे पहले अहमदो अहिदो थे, ये देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, दूसरे नंबर पर ये बने, लेकिन इनका 8वां कार्यकाल है, 8वें कार्यकाल के लिए। ठीक है, फिर भी अभी नीतीश कुमार जी से पीछे हैं ये। चलिए अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस नाम से नया जिला बनाने की घोषणा हुई? तो उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनेगा और ये नया जिला जो होगा ये कल्याण सिंह नगर होगा, कल्याण सिंह नगर के नाम से बनेगा। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी और इनके नाम पर ये 76वां जिला बनेगा। ये अलीगढ़ और बुलंदशहर के जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर, कुछ तहसीलों को मिलाकर बनेगा। जैसे अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी तहसील और बुलंदशहर का डिबाई तहसील को शामिल किया जाएगा और बनेगा। अभी के टाइम पर भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 18 मंडल और सबसे ज़्यादा 75 जिले हैं। ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत चौथे पर है
और भारत चौथे पर रहता ही है ना। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथे पर स्थिर बना है कई सालों से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। टोटल 145 देश इसमें होते हैं, भारत चौथी रैंक अपनी रखता है। अगला, हाल ही में ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ले गुइन फिक्शन पुरस्कार इसको जीत लिया है किसने? वज्र चंद्रशेखर ने। वज्र चंद्रशेखर ने ली गुइन पुरस्कार जीता है। इनका एक उपन्यास आया था रेक्स फॉल, तो रेक्स फॉल के लिए मिला है इनको ली गुइन पुरस्कार। ठीक है, श्रीलंका के ये लेखक हैं और इनको $25,000 वाला ये अवार्ड मिल चुका है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार ये पूरा नाम है और 2022 में इसको शुरू किया गया था। क्लियर? तो ये थे अक्टूबर मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना लेटेस्ट वाली टेलीग्राम चैनल से, और एमजेटी ऐप पर जाकर के आप सब महीने वाइज सभी महीनों की आप डाउनलोड कर सकते हो सिस्टमेटिक ढंग से। फिलहाल ई बुक आ चुकी है, आप ई बुक जाइए लीजिए, और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक ज़बरदस्त होने वाली है। A4 साइज़ में है, उसका आप प्रिंट आउट निकाल करके भी पढ़ सकते हैं। इस बार बुक नहीं आ रही है, इस बार ई बुक से आप काम चलाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी ई बुक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की वार्षिकांक, जो साल भर का कंटेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बेहतर ई बुक अगर ला करके आप दिखा दोगे तो ये ई बुक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ये मेरा मतलब एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इस अपने कंटेंट पर। आप इसका सैंपल देख सकते हो, हर एक टॉपिक कवर कराया गया है। आपने अगर कोई हमारी मंथली ई बुक ली होगी तो आप जानते होंगे कि हमारा कंटेंट किसी लेवल का रहता है। आप देख सकते हो, थोड़ा कुछ मैं इमेज ला करके बीच में दिखाया हुआ हूँ। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, भारत के सभी राज्यों का स्टैटिक जानकारियाँ हो मैप वाइज, या फिर बजट हो जियोग्राफिकल के माध्यम से, इन्फोग्राफिक, चार्ट्स, टेबल, मैप, ये सब यूज करके आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है। ये ई बुक पूरे वर्ष भर का, साल भर का कंटेंट मात्र आपको 99 में मिल रहा है, और ये आपको मिल रहा है एमजेटी ऐप पर। फटाफट से जाइए एमजेटी ऐप पर और ई बुक सेक्शन में जाकर इसको परचेज कीजिए। अगर मान लीजिए आप एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, iOS यूज़र हो या लैपटॉप विंडोज यूज़र हो, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, आपके पास ई बुक भेज दी जाएगी यूपीआई पेमेंट के बाद। 7235939467 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो यूपीआई के जरिए भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।